Hello students, this is the fifth part of the lesson. This lesson in history we were doing the rise of company power, and today we will start with the third Anglo-Maratha War in 1817 to 1880. 1 year duration है. पेशवा बाजीराव दौलतराव सिंधिया अप्पा साहिब of Nagpur and Malhar Rao Holkar द्वितीय again made an attempt to crush the political ambitions of the English. तो साथ में आए वो लोग और दोबारा से इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स को डिफीट करने के लिए एक प्लान बनाया और दोबारा से एक अटैम्प्ट लिया जिसमें वो बुरी तरह से हारे बट वर टेरिफुली डिफीटेड. पूना एंड इट्स डिस्ट्रिक्ट वर मर्ज्ड विद द बॉम्बे प्रेसिडेंसी. पूना और उसके जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे वो सारे मर्ज हो गए बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी है उसमें. द टेरिटरीज साउथ ऑफ द विंध्यास वर मेड सबॉर्डिनेट टू द कंपनी. विंध्यास ये विंध्याचल रेंज इस तरफ है कहीं, इसके साउथ वाला एरिया उसके बारे में बात हो रही है. बाजीराव वॉज सेंट टू बिठूर नियर कानपुर विद पेंशन. तो पेंशन के साथ बाजीराव को भेजा गया बिठूर एरिया में. अब ये देखिए एक बार मैप देख लेते हैं क्या इसमें दिखाया गया है. 1797 में ये एरिया जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, एरियाज अंडर ब्रिटिश रूल एंड एरियाज विच इज़ नॉट अंडर ब्रिटिश रूल, इस तरह से. देन बाद में ये कुछ इस तरह से हुआ 1840 में. देन लेटर ऑन इन 1857 1857 में ये देखिए ब्रिटिशर्स का एम्पायर कितना बढ़ गया और ये एरिया जहाँ पर ब्रिटिशर्स का एम्पायर नहीं हुआ करता था, या हम कह सकते हैं एरिया विच इज़ नॉट अंडर द ब्रिटिश रूल. Now the company claimed that its authority of permanent or supervise paramount, not permanent, sorry. Now the company claimed that its authority of paramount or supervise. कंपनी ने ये क्लेम किया कि उनकी अथॉरिटी जो है हो गई है कि वो एक तरह से पैरामाउंट होता है, बहुत ही एक अच्छा स्थान प्राप्त कर लेना किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में, और सुपरवाइज करना. इट इज़ क्लियर दैट द कंपनी परस्यूड एन aggressive policy of territorial expansion under Lord Hastings. A new policy of paramounting was initiated. तो ये क्लियर हो गया कि कंपनी ने किस तरह की एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई जिसमें टेरिटोरियल एक्सपेंशन, जितना भी स्थान है एरिया है उसमें एक्सपेंशन हो, वो एरिया बढ़ाने के लिए नई पॉलिसी बनाई गई. और किसके अंडर बनाई गई? लॉर्ड हेस्टिंग के अंडर एक नई पॉलिसी बनाई गई जिसका नाम दिया गया पैरामाउंटिंग. तो ये क्वेश्चन बन सकता है, हु मेड द न्यू पॉलिसी नोन एज द पैरामाउंटिंग. सो लॉर्ड हेस्टिंग हैज़ मेड द न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटिंग. और क्या होता है ये? एक टेरिटोरियल एक्सपेंशन, अपने स्थान को एरिया को बढ़ाने के लिए जो पॉलिसी बनाई गई जो कि एग्रेसिव पॉलिसी हुआ करती थी. नाउ वी हैव कंसोलिडेशन ऑफ द एम्पायर. जितने भी एम्पायर थे, जो एम्पायर, अब आपको पता ही होगा एम्पायर इसका मीनिंग जो है वो क्रिकेट वाला एम्पायर ना होकर के साम्राज्य वाला एम्पायर. साम्राज्य, कई बार हिंदी के वर्ड मुझे नहीं आते हैं याद, समझ में अचानक से माइंड में स्ट्राइक नहीं करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा फिर भी समझाने की. देखिए, आफ्टर एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन द ब्रिटिश थॉट अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ देयर न्यूली ऑक्यूपाइड प्रोविंसेस. अब जितने ज़्यादा एरिया पे उन्होंने अपना जो है हक जमा लिया, या कहें कि अपना पोजेशन जमा लिया, हक जमा लिया, उसके बाद उन्होंने सोचा कि जो नई प्रोविंसेस हैं जो हमने एक्वायर की हैं, जो हासिल की हैं, उनको किस तरह से हम जो है बचा सकें. दे वर कॉन्स्टेंटली थ्रेटन्ड बाय द फ्रेंच एंड रशियन एंड द अमेरिकन्स. और इस तरह से ब्रिटिश लोगों को थ्रेट किया जाने लगा बार बार फ्रेंच, रशियन और अमेरिकन लोगों से. इट वॉज नाउ इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू सिक्योर द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स ऑफ द इंडिया. इसलिए ये ज़रूरी हो गया कि जो है इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर होते हैं दो एरिया जहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि हमारी बॉर्डर इंडिया चाइना फ्रंटियर, इंडिया पाकिस्तान फ्रंटियर, इस तरह से. एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया आपको. दिस रिजल्ट इन 2 वॉर्स विद अफगानिस्तान. इस तरह से इसका रिजल्ट ये हुआ कि 2 लड़ाइयाँ हुई अफगानिस्तान में. द फर्स्ट अफगानिस्तान वॉर 1839 to 42 एंड द सेकेंड अफगान वॉर 1878 to 80. एज अ फाइनल रिजल्ट, परमानेंट ब्रिटिश रेजिडेंट वॉज टू बी स्टेशन एट काबुल, इट इज़ अ कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान. फाइनल रिजल्ट ये हुआ कि परमानेंट ब्रिटिश रेजिडेंट बना दिया गया काबुल में. द ब्रिटिश टुक कंट्रोल ऑफ द
कुरैन मिशनी पासेस। तो ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर लिया अपना पूरा। ये प्लेसेस के नाम है, पासेस के नाम है। पासेस होते हैं दर्रे, आपने पढ़े होंगे पिछले प्रीवियस क्लासेस में। एंड नैरो पैसेस बाय विच वी क्रॉस ए माउंटेन रेंज। एक माउंटेन रेंज को पास करने या उसको पार करने के लिए जो रास्ता जो यूज़ किया जाता है उसे दर्रा या पास कहा जाता है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी फॉरेन इंटरवेंशन फ्रॉम दिस साइड। तो कोई भी बाहरी हमला या दखलंदाजी, इंटरवेंशन को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ने जो मुख्य जो दर्रे थे कुरैन और मिशनी पासेस, उन पे अपना हक जमा लिया और काबुल में अपना एक स्टेशन बना लिया जो कि अफ़गानिस्तान की कैपिटल है। द एनेक्सेशन ऑफ सिंध। एनेक्सेशन वही वर्ड आ गया है दोबारा से। इट इज़ अ फोर्सफुल पोजेशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस। किसी भी जगह का फोर्सफुल पोजेशन, उसको ताकत से या ज़बरदस्ती से जो है अपने में मिला लेना। तो सिंध प्रांत की बात हो रही है। वॉज इम्पोर्टेंट फॉर द डिफेंस ऑफ इंग्लिश टेरिटरीज फ्रॉम द रशियन। तो रशियन से अपनी इंग्लिश टेरिटरीज को बचाने के लिए उन्होंने सिंध पर जो अपना हक जमा लिया, उसको हथिया लिया, या फिर कहें कि उस पर अपना जो है अधिकार जमा लिया पूरी तरह से। कई बार वर्ड नहीं मिलते हैं मुझे हिंदी में, सॉरी फॉर दैट। आफ्टर सिंगिंग सम पीस ट्रीटीज साइनिंग सॉरी नॉट सिंगिंग आई एम रियली सॉरी आफ्टर साइनिंग सम पीस ट्रीटी विद द आर्मीज ऑफ द सिंध। सिंध की आर्मी या सेना के साथ पीस ट्रीटी, शांति संधि पर साइन करने के बाद देयर वीक रेसिस्टेंस सिंध वॉज फाइनली टेकन ओवर 1843। और सिंध पे उन्होंने जो है फाइनली अपना हक जमा लिया 1843 में। बर्मा वाज ऑल्सो एनेक्स्ड टू द इंडियन एम्पायर इन 1885। Burma is a capital. It was previously capital of Myanmar. Now it has changed. म्यांमार की कैपिटल होती थी बर्मा, उसके बाद यंगून हुई, यंगून के बाद अब एट प्रेजेंट इट हैज़ चेंज्ड, बदल गई है वो। तो बर्मा म्यांमार में है। ऑल्सो नेक्स्ट टू द इंडियन एम्पायर, उसको भारतीय साम्राज्य में मिला लिया गया 1885 में। द गोरखाज ऑफ नेपाल ऑफर टफ रेजिस्टेंस टू द इंग्लिश। नेपाल के जो गुरखा है, गुरखाज ये भाई वो होते हैं लड़ाके होते हैं नेपाल के, उनके लिए वर्ड यूज़ किया गया है गुरखा। उन्होंने बहुत तगड़ा इनको जो है कंपटीशन दिया, टफ रेसिस्टेंस दी ब्रिटिशर्स को। और 1814 से 16 के बीच बट वर फोर्स टू साइन ट्रीटी ऑफ सगोली। तो ट्रीटी ऑफ सगोली क्या थी? नेपाली और अंग्रेजी लोगों के बीच में। दे सरेंडर्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गढ़वाल इन कुमाऊं टू द ब्रिटिश। तो ट्रीटी साइन करने के बाद गढ़वाल और कुमाऊं रीजन जो है ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द तराई ऑल्सो केम अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। तराई रीजन ये जोग्राफिकल वर्ड है। तराई रीजन ऐसा एरिया होता है जो जिसकी लैंड काफ़ी फर्टाइल होती है और मार्शी लैंड होती है, दलदली मैदान होता है, उसको तराई रीजन कहा जाता है। तो ये जितना गंगा के मैदान है हमारा, दिस पोर्शन स्पेशली, दिस इज़ तराई रीजन, सॉरी दिस रीजन इज़ तराई रीजन। तो इसको भी अपने कंट्रोल में कर लिया। नेक्स्ट है हमारा दी एनेक्सेशन ऑफ पंजाब। पंजाब पे किस तरह से ब्रिटिशर्स ने अपना जो है उस पर अधिकार जमाया। पंजाब वाज नाउ द ओनली लार्ज एंड इंडिपेंडेंट स्टेट लेफ्ट आउट ऑफ द ब्रिटिश कंट्रोल। तो 1849 की बात हो रही है। पंजाब एक इकलौता ऐसा राज्य था जिस पर ब्रिटिशर्स का कोई हक नहीं था और एक बड़ा स्टेट था। इट वॉज बींग रूल्ड बाय रंजीत सिंह हु हैड साइंड ए ट्रीटी ऑफ परपिचुअल फ्रेंडशिप। तो ये राजा रंजीत सिंह के अंडर हुआ करता था, जिन्होंने एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसको कहा गया था परपेचुअल फ्रेंडशिप विद द ब्रिटिशर्स के साथ। ही ऑल्सो मेंटेन एन एफिशिएंट आर्मी एंड एम्प्लॉयड यूरोपियंस इन हिज स्टेट। तो रंजीत सिंह ने जो है अपनी काफ़ी एफिशिएंट आर्मी बनाई और उस आर्मी में जो है उन्होंने यूरोपियंस को भी लिया। आफ्टर रंजीत सिंग्स डेथ in 1839, Punjab witnessed political instability in 1843. Dalip Singh, and minor son of Maharaja Ranjit Singh, was proclaimed the ruler. और उनको जो है रूलर बना दिया गया। रंजीत सिंह के बेटे को, छोटे बेटे को, दलीप सिंह उनका नाम था। द ब्रिटिश saw it the right opportunity to forward their plan of annexation of पंजाब। और इस सिचुएशन में ब्रिटिशर्स ने जो है पंजाब को अपने में शामिल करने के लिए जो प्लान बनाया। आफ्टर 2 लॉन्ग वॉर्स, द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 to 46 तक चली एंड द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 से 49 के बीच, पंजाब फाइनली एनेक्सेड इन 1849।
और फाइनली जो है ब्रिटिशर्स ने पंजाब पे अपना अधिकार जमा लिया 1849 में। दलीप सिंह was sent to the England for education and was entitled to a pension of 15,000 euro per annum। तो अब आप ये देखिए 1849 में दलीप सिंह को इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया ब्रिटिशर्स ने, और उस टाइम पे उन्हें 1 साल के लिए 50,000 यूरो मिलते थे। तो कितने टाइम पहले, आज भी इसकी वैल्यू आप कन्वर्ट करके देखेंगे, यूरो की वैल्यू जो है, यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है यूरो, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, डॉलर के कंपैरिजन में तो बहुत ही ज़्यादा है। ये आई थिंक अराउंड होगी 125 126 के अराउंड होगी, 100 प्लस ही होगी। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि उस टाइम पे इतना पैसा उन्हें साल के दिया जाता था। पंजाब वाज नाउ द एडमिनिस्ट्रेड बाय द बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स। बाद में पंजाब को जो है उसका शासन चलाया जाता था बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स से, जो कि ब्रिटिशर्स होते थे। नेक्स्ट है द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, सब्सिडरी होता है कोई भी एक हेल्प, कोई एड, मनी की एड किसी भी चीज़ से लेकर के। फॉर एग्जांपल देखिए दिल्ली में जो चलो वो एग्जांपल छोड़ देते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, ईवी जिन्हें कहा जाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उन पे सरकार सब्सिडी देती है, यानी कि अपनी उनकी खरीद पे कुछ हिस्सा जो है सरकार अपनी तरफ से पे करती है, उसको सब्सिडी कहा जाता है। यानी कि इट इज़ अ फाइनेंशियल एड और हेल्प टू अ पर्सन हु इज़ गोइंग टू बाय समथिंग। कोई भी चीज़ अगर वो खरीदने जा रहा है तो उसको कुछ हेल्प अगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे रही है तो उसको सब्सिडी कहा जाता है। तो ये एग्जाम्पल एक तरह से ये वही था, इसको सब्सिडी मान सकते हैं कि दलीप सिंह को उन्होंने एजुकेशन के लिए इंग्लैंड भेज दिया और 50,000 यूरोज दिए गए उनको पूरे साल के लिए। तो ये इसी तरह का कुछ अलायंस सिस्टम है जिसमें पैसे दे करके उसको जो है अपने उसमें शामिल कर लिया जाता है। आई थिंक ऐसा ही है, मैंने अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ा है, बाकी देख लेते हैं क्या हुआ इसमें। लॉर्ड वेल्लेस्ली बिकम दी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1798। तो लॉर्ड वेल्लेस्ली बन गए थे हमारे गवर्नर जनरल 1798 में। हिज मेन टारगेट वॉज द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनियंस इन इंडिया एंड सब्जेक्शन ऑफ द इंडियन स्टेट। मेन ऑब्जेक्टिव था इनका कि अपने एरिया का एक्सपेंड करना, बढ़ाना, और दूसरा कि डोमिनेशन लाना इंडिया में और सब्जेक्शन ऑफ द इंडियन स्टेट, और इंडियन स्टेट पर अपना अधिकार जमाना। ही वॉज नॉट अ फेवर ऑफ पीस ट्रीटीज ऑफ द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। तो इसके अगेंस्ट थे वो कि कोई भी ऐसी पीस ट्रीटी नहीं करनी है। टू फुलफिल हिज पॉलिटिकल एम्बिशन ही यूज्ड द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। देन अगेन क्वेश्चन, who started the system of subsidiary alliance? So Lord Wellesley, who was the Governor General of India in 1798, started the policy of subsidiary alliance system। क्वेश्चन दिया गया है तो ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन मैंने बता दिया किस तरह से बन सकता है। अब देखिए यहाँ दे रखा है, A state under this system had to surrender its external relations to the care of the company। तो अपने इस तरह के सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में क्या करना होता था, जो भी राज्य है उसको अपने सारे एक्सटर्नल रिलेशन, बाहरी जितने भी उसके संबंध है किसी दूसरे स्टेट के साथ, उनको सरेंडर करना होगा, यानी सारे अधिकार कंपनी को देने पड़ेंगे। एनी फॉर्म ऑफ नेगोशिएशन विद द अदर स्टेट वर टू बी मेड थ्रू द कंपनी। कोई भी नेगोशिएशन करना है, कोई भी संधि करनी है, कुछ भी लेन देन करना है किसी भी वस्तु का या किसी सेवा का, आपसी आदान प्रदान करना है, कोई नेगोशिएट करना है। नेगोशिएट मीन्स होता है कोई चीज़ लेकर के हम जो है कोई भी अपना फेवर कर देते हैं। तो इस तरह का कोई भी नेगोशिएशन जो है वो कंपनी के थ्रू होगा। द स्टेट वॉज टू एक्सेप्ट द ब्रिटिश प्रेसिडेंट एज इट्स हेडक्वार्टर। स्टेट में हेडक्वार्टर ब्रिटिश प्रेसिडेंट वाला होगा। द कंपनी इन टर्न वॉज टू प्रोटेक्ट द स्टेट अगेंस्ट द एनी फॉरेन इन्वेजन्स। तो इस ट्रीटी के फेवर में, या फिर कहें कि ट्रीटी करने के बाद स्टेट क्या करेगा, उसको प्रोटेक्शन देगा किसी भी फॉरेन इन्वेजन से, बाहरी आक्रमण से। तो ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक अ स्टेट अंडर दिस सिस्टम। और हम कह सकते हैं अगर पूछा जाए व्हाट इज सब्सिडरी सिस्टम अलायंस सिस्टम, सो वी कैन राइट द आंसर लाइक दिस। इन सब्सिडरी अलायंस सिस्टम अ स्टेट अंडर दिस सिस्टम हैड टू सरेंडर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। दिस सिस्टम प्रूव टू बी द बेनिफिशियल फॉर द ब्रिटिशर्स। द इंडियन प्रिंसेस
वर नाउ डिप्राइव्ड ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी टू जॉइन हैंड्स विद द कंपनी अगेंस्ट द कंपनी। इस तरह से जो है इसमें इस सिस्टम में क्या होगा कि अब कोई भी जो है इंडियन प्रोविंस किसी भी बाहरी दूसरे स्टेट के साथ अपना कोई भी रिलेशन नहीं रख पाएगी। On the pretext of the protecting the state, the company could now maintain a large standing army at the expansion of Indian provinces. ये provinces होगा शायद, आई थिंक ये प्रिंसेस गलत लिखा हुआ है, मे बी मिसप्रिंट आई गेस। तो इस तरह से क्या है कि जो कंपनी है उसकी अपनी अलग आर्मी वो बना लेगी और अ चांस टू फर्दर एक्सपेंड देयर टेरिटरीज इन इंडिया, ताकि अपने चांस उसके वो बढ़ सकें कि इंडिया में अपनी और टेरिटरीज़ को या तो एक्सपेंड कर सके, बढ़ा सके और नए एरियाज़ को कैप्चर कर सके, एनेक्स्ट कर सके या अपने में मिला सके। द ब्रिटिश रूलर हैड टू फेस द इंटरफेरेंस ऑफ द ब्रिटिश रेजिडेंट्स इन देयर एवरीडे अफेयर्स। द इंडियन रूलर्स लॉस्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और इस तरह के सिस्टम से जो क्या हुआ कि इंडियन रूलर्स जो है उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन की जो पावर है, शक्ति है, वो खो दी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो आर्थिक रूप से पैसों से रिलेटेड जो उनकी स्वतंत्रता थी कि कहाँ पैसा खर्च करना है, कितना करना है, सारा सब कुछ जो है ब्रिटिशर्स के अंडर चला गया। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, द रूलर ऑफ द नवाब ओध एंड पेशवा एंड सिंधिया वर द चीफ रूलर्स हु एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। तो ये इसमें ऐड करना है सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में, यहाँ से यहाँ तक करने के बाद कि किस किस ने इसको एक्सेप्ट किया। बाकी का लेसन नेक्स्ट वीडियो में।